क्या बात है शेखर भाई, आज अपने पब्लिक को हाय हेलो भी नहीं कहा, बहुत परेशान लग रहे हो। अरे यार मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ। देखते नहीं मेरे नाक से धुआं निकल रहा है। धुआं कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ बैठा रहेगा धुआं, कब का उड़ के ऊपर चला गया। ये देखो फायर अलार्म भी बजना शुरू हो गया। मगर अब नाराज किससे हैं? अर्जुन सिंह, राजेश पायलट, पीएस संगमा, बलराम झागड़ा, अजीत जोगी, इन सबसे मैं बहुत नाराज हूं, क्योंकि ये लोग इतने बड़े नेता होकर भी ऐसी कोई हरकत ही नहीं कर रहे जिस पर मैं जोक सुना सकूं। आखिर में कब तक लालू जी, सोनिया जी, मुलायम जी, जयललिता जी, क्लिंटन जी, मोनिका जी, रबड़ी जी, ममता जी वगैरह पर जोक सुनाता रहूंगा? आखिर मेरी भी कोई लिमिट है यार, पब्लिक बोर नहीं हो जाएगी? ये क्या है? फैक्स मैसेज। फैक्स मैसेज? अरे ये तो अर्जुन सिंह साहब का मैसेज है। लिखा है, शेखर बेटा, मैंने भी पास में नरसिम्हा राव जी को लेटर लिखकर बहुत सारी धमकियां दी हैं और भी बहुत कुछ अचीव किया है। तुम मेरे ऊपर चुटकुले क्यों नहीं सुनाते हो? सॉरी सर, हम इस शो में पुराने चुटकुले नहीं सुनाते, कुछ नया कीजिए तब देखेंगे। यह दूसरा मैसेज है राजेश पायलट साहब का। लिखते हैं, शेखर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? मैं तो आए दिन बीजेपी के साथ साथ अपने कांग्रेस पार्टी को भी कोसता हूं। अरे पायलट साहब, हम हसरते या सांस नहीं, मूवर्स एंड शेकर्स बनाते हैं। यहां सिर्फ कोसने वोसने से काम नहीं चलेगा। आप लगातार हमारे 10 एपिसोड्स देखिए और अपनी स्टाइल हमारे हिसाब से चेंज कीजिए, तब हम आपको कंसिडर करेंगे। मेरे ख्याल से अब और मैसेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है बाकी के नेता लोग भी समझ गए होंगे। Our guest tonight are Durga Jasraj and Apur. But before that, give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जावेद मियादाद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हो सकता है वो इस वर्ल्ड कप में प्लेयर के तौर पे खेलें। जब से यह खबर अंशुमन गायकवाड़ ने सुनी, उन्होंने भी अपना बैट उठा लिया, मैं भी खेलूंगा। वैसे जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स की फिटनेस प्रॉब्लम चल रही है, उसे देखते हुए लगता है कि हमें 1983 की टीम फिर से लॉर्ड्स में उतारनी पड़ेगी। सचिन की जगह सुनील गावस्कर और श्रीनाथ की जगह कपिल देव, और तब मैच के बाद अजहर साहब इंटरव्यू देंगे। आई थिंक ऑल द अंकल्स प्लेड वेरी वेल, यू नो, स्पेशली गावस्कर अंकल बैटेड वेरी वेल एंड कपिल अंकल bowled वेरी वेल, बट यू नो द फुल क्रेडिट गोज टू मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अंकल। उन्होंने इतनी स्लो बॉल फेंकी कि बैट्समैन कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने 1983 में गेंद फेंकी थी और अब 1999 हो गया और अभी तक बॉल क्रीज पर पहुंची क्यों नहीं। थाईलैंड में आजकल एक किक बॉक्सर को मर्दों से प्यार हो गया है। यह बॉक्सर जब भी रिंग में उतरता है तो पहले अपने ओपोनेंट को किस करता है और फिर पीछे से किक करता है। और यही बॉक्सर अब मर्द से औरत बनना चाहता है। बहुत सेंसिबल थॉट है। वो जानता है कि मर्द होकर मर्द को पीटने में वो थ्रिल नहीं है जो औरत होकर मर्द को पीटने में। आपको यकीन नहीं होता तो हिलरी जी से पूछिए, आजकल वो बहुत खुश हैं। कहती हैं, अगर मोनिका हमारी लाइफ में नहीं आती तो मुझे बिल को पीटने का बहाना ही नहीं मिलता। आजकल हॉलीवुड वाले हमारी हिंदी फिल्म्स कॉपी करने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। हमने प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता जैसी फिल्म्स बनाई तो उन्होंने एक नई फिल्म बना डाली जिसका नाम है शेक्सपियर इन लव, शेक्सपियर प्यार में। हमारे यहां जब हीरो को पत्थर लगता है तो बेहोशी से होश में आने पर पूछता है, मैं कौन हूं। इस सीक्वेंस को लिफ्ट करके जैकी चैन ने एक नई फिल्म बनाई है, हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं तो कहूंगा जैकी चैन साहब, आप बहुत बड़े प्लेजरिस्ट हैं। हमारे पास गिन के 2-4 तो आइडिया होते हैं, उन्हें भी चुरा लेंगे तो हम कहां जाएंगे। एक बेईमान ने तो पंकज उदास साहब का गाना ही चुरा लिया। चिट्ठी आई और फिल्म बना दी, यू हैव गॉट मेल। सचिन के फिजिशियंस का कहना है कि उनको बैक इंजरी इसलिए हुई है क्योंकि वो बहुत भारी बैट का इस्तेमाल करते हैं। अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि हमारे आधे से ज्यादा लीडर्स अमेरिका क्यों जाते हैं। जब सचिन बैट उठाते हैं तो उनका बैक इंजर हो जाता है, और जब हमारे लीडर देश का भार उठाते हैं तो उनके बैक, घुटने, हिप्स और पता नहीं क्या क्या इंजर हो जाते हैं। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि टंग यानी जीभ हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है। मतलब यह कि अगर अगली बार आप किसी स्ट्रीट फाइट में पार्टिसिपेट करें तो अपने मुक्के का इस्तेमाल न करें बल्कि अपनी जीभ बाहर निकाल के उसे जीभ से मारे।
थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। आजकल मैं रशिया की कोई भी खबर पढ़ता हूं तो मुझे बिहार की याद आ जाती है। पिछले दिनों रशिया के एक रिटायर्ड कर्नल ने एक बैंक को लूटा, पैसा लूटने के लिए नहीं बल्कि अपने ही अकाउंट से पैसा निकालने। ऐसी न्यूज पढ़कर मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूं। मेरी भी इच्छा होती है कि बंदूक लेकर जाऊं और किसी बैंक को लूट कर आऊं, लेकिन जब भी लूटने के लिए जाता हूं तो वहां पहुंचकर मालूम चलता है कि आज तो बैंक हॉलिडे। चाइना के लोग आजकल चावल की एक नई वैरायटी बना रहे हैं जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। बहुत पिछड़े हुए लोग हैं ये चाइनीज लोग। ये टेक्नोलॉजी तो हमारे यहां सालों से है। हमारे यहां तो चावल में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, लोहा, स्टील और पता नहीं और क्या क्या पाया जाता है। यानी 1 किलो चावल के साथ 2 किलो धरती मुफ्त। पेरू में लीमा शहर के लोग आजकल एक 40 किलोमीटर दूरी वाले तालाब के कीचड़ में जाकर लौटते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी बीमारियां दूर हो जाती। बेटर लोट देन नेवर। लेकिन मैं आप लोगों को विशेष चेतावनी देना चाहता हूं कि इन स्टंट्स को कॉपी करने की हरगिज कोशिश न करें। पता चला आप पड़ोस से किसी तालाब में लौट रहे हैं, बीमारी तो दूर हुई नहीं, अलबत्ता 15-16 नई बीमारियां और लग गई। या फिर कोई धोबी आपको गधा समझ के आपके गले में रस्सी बांध के अपने साथ ही ले गया, आप लौट चले हैं। फिर ना आप घर के रहे ना घाट के। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a multi-talented young lady, an actress, a singer, and now recently turned producer-director. Ladies and gentlemen, please welcome Durga Jasraj. मुझे लगा आज मौका नहीं देने वाले बोलने के। Durga, thank you so much for coming on our show. Thank you so much for inviting me. Durga, it's very difficult looking at you to imagine that once upon a time you were a kabaddi champ in your school. You look more like the haddi champ. बताओ आप इतनी दुबली पतली। Did you approach Gulzar Sahab for the title role of Hututu by any chance? इत्तेफाक की बात है, बुलाया था मगर कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं। जब आपने शुरुआत की अंताक्षरी से, हाँ जी, प्रोग्राम से, did you ever imagine that it will go on to become such a popular serial that will go on for so long? I didn't expect that it will go on for so long. Let me be very honest, but I knew it would be a big hit. My instincts told me. And when you left Antakshari, हाँ. it was like at its peak, and everybody had accepted you as the, the co-host, and you had everything going for you. You know, your fame and acceptance and lots of money. So, but then, what made you desert Antakshari? जब creativity is at its peak, it excites every artist. It's stimulating. But when उसका एक ढांचा बन जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको अब यही करना है, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगता है। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा इंटरेस्ट कम होते हुए मैं उसमें रहूं. And I wanted to actually grow, you know, into different things. I wanted to try out different things. मेरी उम्र उस वक्त भी ऐसी थी कि if I had not reached out trying to do different things, maybe I would have got stagnated. But you are trained in classical singing. दुर्गा, तुम्हें लगता है कि नाम से फर्क पड़ता है, इंसान के वजूद में फर्क आता है? अगर तुम्हारा नाम कमला या बिमला या रीटा रहता तो तुम्हें फर्क महसूस होता है? दुर्गा है, दुर्गा से तुम्हें उस शक्ति का एहसास होता है, उस नाम की वजह से? मैं गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती, मैं शेर पे आती हूँ। शेरा वाली। Okay, from singing suddenly you moved on to acting. Chandrakanta and Shapath and all the other serials which you're acting in. Even I even saw you in an episode of Mano Ya Na Mano. बहुत खौफनाक नीली नीली आंखें लगा के. Durga will talk about that after the break. Stay tuned. We're back in a moment to chat some more with Durga Jasraj. Hello and welcome back to M&S once again. Yeah, we're talking about Chandrakanta. How did that happen to you? It wasn't a deliberate attempt to act, but it was an attempt to find my own identity. Not through Chandrakanta, but through everything and anything that I could do. Through Antakshari, Chandrakanta, whatever, the process was on. So I was trying to find my own identity. I knew one thing for sure, that I didn't want to be in the shadow. And I didn't know how I was going to do that. But acting was the second best thing probably I could have tried on, because my nana was V. Shantara. और मैंने बचपन में कुछ
काम वाम किया था and in his films when I was very young and I have to see the film again now. पर इतनी सारी चीजें तुम कर रहे हो, मतलब गायन से शुरुआत की, फिर तुमने एक्टिंग की, बहुत सारी सीरियल्स में एक्टिंग कर रहे हो, and then now you are onto your most ambitious venture because you turn a producer director with Utsav. Yeah. My first, your first, My Utsav. first. All right. How? So. mine is celebrating Indian classics though. Yes. So was I. Classical beauties. Yes. How? Why? What made you? What prompted you to get into that then? If you actually think, if you go back again, it is amalgamation of both. It's music and it's the television medium that I am learning every time I'm working with a director. Like for instance, I'm on your set, I'm picking up so many things here. So it is amalgamation, yeah. She's picking up a lot of things. Okay. So basically it's amalgamation of both the mediums. I want to try and, present Indian classical music on this visual medium for the generation that I belong to. अभी तुमने एक्टिंग भी कर ली, गाना भी गा लिया, प्रोड्यूसर भी बन गए, डायरेक्टर. Is there anything else now you want to do? अगर मैंने इस जीते जी कुछ ऐसा गाया जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को खुशी होगी, I think I'll be very happy. I'm sure you will. We're all looking forward to that. It was wonderful talking to you. Thank you very much. Our second guest on M&S tonight is a young man who believes in a cut-to-cut lifestyle. Nothing more, nothing less. Ladies and gentlemen, please welcome Apurva Asrani. I mean, Satya, normally, editors को एक खास किस्म का तजुर्बा चाहिए मेरे ख्याल से. 10 साल पहले शायद तुमको ये मौका नहीं मिलता कि तुम्हें फिल्म एडिटिंग का जॉब मिलता, पर हाउ डिड इट कम टू यू? व्हाट मेड द प्रोड्यूसर? पहले मैं 11 साल का था बेसिकली. वही मैं कह रहा हूँ. 10 साल के पहले तुम उस साल के उतने साल के होते जितने अब के हो, तब शायद नहीं मिलता. हाँ, ये मैं कह रहा हूँ. एडिटिंग हैपेंड बाय चांस. मैं कुछ प्रोमोज बना रहा था कुछ फिल्मों के लिए, जिसमें बॉम्बे बनाई थी, खामोशी बनाई थी, और राम गोपाल वर्मा जी आए थे वहाँ पे. रामू केम टू दिस CMM स्टूडियो जहाँ पे काम कर रहा था. उन्होंने मुझे ऑफर किया कि डू द प्रोमोज ऑफ दौड़. दौड़ फिल्म बन रही थी तब, तो I worked on दौड़. I did the promos. उसका सिर्फ प्रोमोज ही याद है. Yes. And soon after he offered me Satya. एक दिन गाड़ी में जा रहा था मैं उनके साथ और मैं आगे बैठा था. Now I am a small television maker. I've done some television Delhi North Belt के लिए direct किया हुआ था मैंने. Everything. I didn't expect to ever work with Ram Gopal Verma. रंगीला बड़ी हिट फिल्म थी, दौड़ नहीं थी. तो we were. दौड़ नहीं थी, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? दौड़ नहीं थी. दौड़ नहीं थी. Okay. हाँ. Yep. So गाड़ी में बैठे थे, मैं आगे बैठा था. And he was sitting behind. Suddenly I told me the story of Satya. It was fantastic. I thought suddenly jumped at you and said you have to do it. Otherwise I kill you. Not just here. Something like that happened. और कुछ देर बाद मैंने कहा कि why don't you edit on a new system जो Avid है, जो हार्ड डिस्क पे होता है, कंप्यूटर. Why don't you edit your film on Avid? So he said, yeah, wherever you want to edit it. I just went shocking. I was like, what do you mean? He said, you're editing the film. I was on life support for 3 days, and soon after Satya started, 7 days a week. Did you experiment a lot with the editing pattern, the conventional editing pattern? Totally. I admit a lot of rules were broken. Preset norms hote hain inke. You don't cut a shot while tracking and stuff. Things like that. A lot of such things. I've broken a lot of rules. Should there be any rules? There shouldn't be. If you want to make a mark for yourself, you make the rules. You don't follow the rules people have set for you. You're going to just toe the line then. And that's something unacceptable to me. Ram Gopal Verma and I, we worked on the edit pattern of the film prior to the shooting. स्क्रिप्ट स्टेज पे हम काम कर रहे थे एडिटिंग पर. तो मैं स्क्रिप्ट पे ही मैंने मेरी जो एडिटिंग पैटर्न थी, I had already decided that already, and he was well aware of that. So he shot according to what we needed to edit and what we needed on the tape. We'll talk about the film which you're going to make, which you're going to direct after the break. Stay with us. We're back in a moment to talk some more with Apurva Asrani.